नमस्कार, मैं हूँ सरिता और मेरे चैनल कहानी वाली यूट्यूबर पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका शीर्षक है एक थी बिन्नी और इसे लिखा है अनीता मांडा ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कुछ स्मृतियों को मन इतनी बार दोहरा चुका होता है कि उन पर कभी विस्मृति की धूल जम ही नहीं पाती। चंपा के खिले मुरझाए पीले फूल देखकर मुझे हमेशा बिन्नी याद आती है। उसका मुरझाया सा पीला चेहरा लेकिन चंपा के फूल की तरह नरम। मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि चंपा के फूलों से ईश्वर ने उदासी की दास्तान लिखने की कोशिश की हो जैसे, और आधी लिखते लिखते मन बदल गया हो। मेरी सारी प्रार्थनाओं की पवित्रता का श्वेत रंग ग्रहण कर चंपा का रंग खिला और प्रार्थनाओं के अस्वीकार का मलिन पीलापन उसके हृदय पर बस गया। आज 25 साल बाद भी यही लगता है कि बिन्नी यहीं कहीं छुपी है। अभी कहीं से झांक लेगी, आवाज़ देकर बुलाएगी, अपने पास बैठने को कहेगी, कहानियाँ सुनाने को कहेगी, बाहर घुमाने की जिद करेगी। बिन्नी मुझसे 5 साल छोटी थी। मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी दुनिया सब थी। मैं स्कूल से आते ही सीधी भागकर उसके पास जाती, हाल जानती, स्कूल की सारी बातें उसे बताती, मम्मी की आवाज़ों को अनसुनाकर उससे बतियाती रहती। मम्मी, स्कूल के कपड़े तो बदल ले पहले, बस्ता सही जगह रख दे, जूते ठीक से रख दे, देख एक उत्तर को जा रहा है एक दक्षिण को, सुबह सुबह ढूंढते रहना। फिर मैं मम्मी की सारी चेतावनियां अनसुनी कर बिन्नी के पास बैठी रहती। मम्मी वहीं खाना दे देती, ले इसे खिलाए बिना तो तेरे गले से कौर नहीं उतरेगा। मम्मी को गुस्से में देख बिन्नी मेरी तरफ धीरे धीरे मुस्कुराती रहती। मेरे स्कूल से आने का रास्ता देखती, वैसे ही ट्यूशन से आने का भी बिन्नी को इंतज़ार रहता। पड़ोस में एक चाची कुछ ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी। 8-10 बच्चे उनके घर हरदम ट्यूशन पढ़ते दिख जाते। जब मम्मी मेरी पढ़ाई गृह कार्य के लिए समय न निकाल पाई तो मुझे भी उनके घर ही ट्यूशन पढ़ने भेजना शुरू कर दिया। अलग अलग कक्षाओं के बच्चे उन्हें घेरे रहते। मैं वहीं चुपचाप बैठी देखती रहती कि कब समय पूरा हो और घर जाऊँ। ट्यूशन वाली चाची मेरी खाली कॉपी देख 1-2 बार डांट मारती और फिर दूसरे बच्चों के साथ व्यस्त हो जाती। मैं मन मारे बैठी रहती पर कभी हिम्मत न होती कि कह दूँ आप जो बता रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बमुश्किल गृह कार्य पूरा करवा देती और मैं बस्ता उठाकर घर आ जाती। 1.5-2 घंटे की कैद से छूटने पर राहत की सांस आती। शाम को बाहर गुलमोहर के नीचे मंजी डाले दादी बिन्नी को बहला रही होती। मैं वहीं बैठ बिन्नी को कोई किताब पढ़कर सुनाती। परीक्षाएं होती, परीक्षा परिणाम आता, फिर शिकायत पहुंचती घर से ट्यूशन वाली चाची के घर। वो कहती आपकी कुड़ी का मोटा दिमाग है, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं मन मसो से होठों होठों में कहती रहती आप कुछ पढ़ाओगे तो आएगा ना समझ, पर मेरी कौन सुनता। जब डांट पड़ती ज़मीन को घूरती जाती और सब सुन लेती। 1-2 दिन में सब सामान्य हो जाता। मुझसे 5 साल बड़ी सिमरन दीदी और उनसे 1.5 साल छोटी डिम्पल दीदी। उन दोनों में उम्र का फ़र्क इतना कम था कि सब उन्हें जुड़वा ही समझते थे। शक्ल सूरत से भी दोनों जुड़वा ही लगती थी। 24 घंटे दोनों साथ रहती। दोनों बहनें कम, सहेलियां ज़्यादा थी। घर में क्या हो रहा होता उससे दोनों अनजान अपनी ही दुनिया में खोई रहती। स्कूल में दोनों की दादागिरी चलती। क्लास में हमेशा अव्वल आती। लेटेस्ट फैशन में पूरे ख़ानदान में उनका कोई मुकाबला न था। चाची हरदम ही मुझे ताना मारा करती, गुन्नू तुझसे कौन शादी करेगा, कुछ सीख अपनी बहनों से, मिस वर्ल्ड हैं दोनों। चाची के जाने के बाद मैं और बिन्नी उनका खूब मजाक उड़ाती। बिन्नी उनकी नकल उतारती, हाथ को लहराकर, आंखें मटकाकर, होठों को थोड़ा टेढ़ा कर कहती गुन्नू तुझसे कौन शादी करेगा। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंस देती। पर सूरज चाहे उगना भूल जाए एक दिन के लिए, चाची मुझे कोसना न भूलती। गुन्नू बिन्नी का खाना भी तू ही खाती है क्या, गुन्नू तीनों बहनों पर तू भारी पड़ेगी, बस कर गुन्नू कितना फैलेगी, भाई साहब को कमरा बड़ा बनवाना पड़ेगा। पर जायची क्या खिलांदे हो इस कुड़ी नू। जब तक ऐसे जुमलों का प्रवचन न होता चाची का हमारे घर आने का अर्थ नहीं रह जाता। चाची के रोज़ के जुमलों का ही असर रहा होगा कि मम्मी मुझे गिन कर रोटियाँ देने लगी। और मेरा तो उसूल ये हो गया कि जिस काम को मना किया है वो तो सबसे पहले करो। मैं छिप कर रसोई से खाना ले लेती, टिफ़िन के बाद स्कूल के कैंटीन से खा लेती।
चॉकलेट्स में मेरी सारी पॉकेट मनी जाने लगी। जब तक मैं बिन्नी के पास न होती, पेट पूजा के उपक्रम ही मेरे दिमाग में चलते रहते। बिन्नी के रूप में घर में बच्चा आने से मैं ही सबसे ज़्यादा खुश थी। उसका घुटनों चलना, तुतला कर बोलना मेरे लिए सब चमत्कार जैसा था। सिम्मो दीदी और डिम्पी दीदी दोनों की जोड़ी थी। वो दोनों खेलों में मुझे शामिल नहीं करती थी। तू छोटी है, तू नहीं कर पाएगी, तू गेम खराब मत कर, मम्मी इसे यहाँ से ले जाओ ना प्लीज़, कहकर वो दोनों मुझे अलग कर देती। घर तो क्या, बाहर भी मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिन्नी के आने से मुझे भी एक साथी मिल गई थी। मैं सारे दिन बिन्नी के आसपास तितली सी मंडराती रहती। वो छोटी सी थी, तभी से मम्मी उसे मेरे हवाले कर रसोई का सारा काम निपटा लेती। मैं उसे तरह तरह मुंह बनाकर दिखाती, वह उसके साथ खेलती रहती। जब बिन्नी बीमार होती, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती। फिर वो कुछ नहीं खाती। उसका चेहरा 2 दिन में सूख जाता और शुरू हो जाता मम्मी की अंतहीन परेशानियों का सिलसिला। बार बार बीमार होने से डॉक्टर्स ने उसकी बहुत सारी जांचें करवाई। वो साल भर की थी, तभी पता चला उसे थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी है। बाद में मुझे इस बीमारी के बारे में गहराई से बातें पता चली। इस बीमारी में यह होता है कि मरीज़ अपना रक्त नहीं बना पाता। उसे कुछ हफ्तों या महीने में बाहर से रक्त चढ़ाना पड़ता है। ताउम्र यही सिलसिला रहता है। साथ ही यह रक्त कुछ परेशानियां लाता है। इसके बाद भी दुर्भाग्य ये कि अधिकांश बच्चे जीवन के दूसरे या तीसरे दशक से अधिक नहीं बचते। उस समय मैं नहीं समझती थी कि सब बिन्नी के बारे में क्या बातें करते थे। मुझे इतना समझ आता कि बिन्नी को लेकर मम्मी और पापा जी अस्पताल जाएंगे और हम सब दादी के पास रहेंगे। मुझे दादी के हाथ के बने मक्के की रोटी, सरसों का साग बहुत अच्छे लगते थे। दादी के हाथों में जादू था। कभी छोले भटूरे, कभी आलू पूड़ी बना कर देती। मझोले कद की दादी मक्खन जैसी गोरी चिट्टी सरदारनी थी। इतनी उम्र के बाद भी उनके बाल इतने लंबे थे कि छोटी कमर के नीचे तक झूलती रहती। बालों को मेहंदी से रंगती और हमेशा हल्के रंग की चुन्नियाँ ओढ़ती। सिर ढका रहता। कानों में बड़ी बड़ी सोने की बालियाँ पहनती। दादी ने मुझे और बिन्नी को अरदास सिखाई थी। रोज़ सवेरे सबद बहुत मीठे मीठे गाती। रात को मैं दादी से कहानी सुनकर ही सोती। गाँव की, खेतों की, फसलों की, दादा की, चाचे ताऊओं की। दादी के खजाने में ढेरों कहानियाँ थी। घर में कोई दादी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, सिवा मम्मी के। वो बिन्नी को अस्पताल से लेकर आती तो बहुत परेशान चिड़चिड़ी सी रहती। वो बिन्नी को दादी की गोद में डालकर कहती, ए लो बेबे, तोड़े सुखविंदर दा नाम रोशन करवा लो इससे। जब मैं बड़ी हो गई तभी समझ पाई कि मम्मी दादी को ऐसा क्यों कहती थी। दादी का मानना था कि 3 बेटियों के बाद मम्मी को बेटा होगा, इसलिए उनको एक बच्चा और करना चाहिए, जिससे कि उनके बेटे का वंश चल सके। 3 बेटियों की माँ होने का ताना सुन सुनकर मम्मी थक चुकी थी। दादी की इसी जिद का परिणाम था कि मम्मी को एक बीमार बच्ची की देखभाल करनी पड़ी। छोटी सी बिन्नी दादी से चिपक जाती। मैं दादी के पास बैठी उनके मुलायम हाथों से खेलती रहती। उनके हाथों की चमड़ी इतनी पारदर्शी थी कि हरी नसें उससे बाहर दिखती थीं। जब तक मम्मी बोलती, दादी एकदम चुप रहती। वो अपने मौन की दीवार पर पीठ टिकाकर कानों से घूंट घूंट शब्द पी लेती। हाथ में माला इस तरह अनवरत चलती मानो उसी से सांस का आवागमन हो रहा है। पापा जी टोकते मम्मी को, बस भी करो अब, कितना सुनाओगी, बिन्नी बीमार है, इसमें बेबे का क्या कसूर है। पापा जी जितना आराम से समझाते, मम्मी उतना ही कुड़ती रहती। दादी को लड़कियां पसंद नहीं थी, परंतु बिन्नी से उनका मोह था। बिन्नी की परेशानी, उसका दर्द उनसे सहन नहीं होता था। मन ही मन ईश्वर से सवाल करती रहती, इस मासूम को क्यों सजा दी रब जी। बिन्नी थी ही इतनी मासूम कि कोई उसे प्यार किए बिना रह ही न पाए। सब कोई उसके लिए तोहफे लाते, चॉकलेट्स लाते, चचेरे फुफेरे सब भाई बहन उसको गोद उठाए फिरते, पर उसका मन तो बस मेरे पास लगता। सुबह सुबह जब हम लोग स्कूल जाते, वह पापा जी के कंधे से चिपकी रहती। मैंने पापा जी को किसी बच्चे को गोद में उठाए नहीं देखा था। वो हमेशा काम में उलझे रहते। मुझे नहीं याद उन्होंने मुझे कभी गोद में खिलाया था क्या। बिन्नी उनके कंधे से चिपकी रहती। वो अखबार पढ़ते रहते। ऐसा लगता कोई फूल दीवार से झांक रहा हो। जैसे जैसे बिन्नी बड़ी हुई, उसने इंजेक्शन से डरना छोड़ दिया। अब वो बिना रोए अस्पताल जा आती। वो उम्र में बढ़ रही थी, पर अभी भी थी छोटी सी ही, किसी साधारण बच्चे से आधी ही बढ़ रही थी। मैं सारे दिन उसे गोद में उठाए पूरे घर में घूमती। शाम को छत पर घुमा कर लाती। 4 सीढ़ियाँ चढ़ते ही बिन्नी हांफने लग जाती। मैं उसे कंधों पर बैठा लेती।
कभी इस रूप में हम दोनों को चाची देख लेती तो कहती, बिन्नी ऊँट की सवारी में बड़ा मज़ा आ रहा है तेनों। बिन्नी हाजिर जवाबी से कहती, नहीं चाची, मुझे तो हाथी की सवारी में ज़्यादा मज़ा आता है। गप्पू भैया को बोलो ना मुझे घुमाए। गप्पू चाची का बेटा था जो हमारे परिवार में सबसे मोटा था। बिन्नी की ऐसी चुटकी सुनकर चाची जहाँ चिढ़कर मुंह बनाती, पापा जी को बड़ी हंसी आती। वो पास बैठी दादी से कहते, देख बेबे कितनी शरारती हो गई है कुड़ी। दादी बाहर गुलमोहर के नीचे मंजी डाले बैठी होती। बिन्नी उनसे उनके बचपन की कहानियाँ सुनाने को कहती। बिन्नी को फूल बहुत पसंद थे। दादी उसके बालों में तेल की मालिश करती, बालों की गुत्थ बनाकर उसमें फूल लगा देती। बिन्नी के खिलौनों में भी डॉक्टर, नर्स व मरीजों के पात्र आ गए थे। बिन्नी, दादी मेरी गुड़िया को बुखार हो गया, दीदी को कहो ना डॉक्टर को दिखा लाए। मैं, बिन्नी गुड़िया को बुखार कैसे हो सकता है, कुछ और खेलते हैं ना। बिन्नी, नहीं बुखार हो गया है इसे, देखो दादी इसका माथा कितना गर्म लग रहा है ना। दीदी मान ही नहीं रही, डॉक्टर से कहना पीने के लिए दवाई दे दे, गुड़िया को इंजेक्शन से डर लग रहा है। दादी, बिन्नी सही तो कह रही है गुन्नू, देखो कितना तेज़ बुखार है इसे। दादी को अपनी तरफ बोलता देख बिन्नी की खुशी का ठिकाना न रहता। उठकर दादी को गले लगा लेती। बिन्नी, दादी आप फिक्र ना करो, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी ना तो सबसे पहले आपके घुटने ठीक करूंगी। दादी, हाँ मेरे राज्य, डॉक्टर बनना तो सबको ठीक करना। बिन्नी खिड़की में खड़ी होकर ग्रिल पकड़े रहती और स्कूल आने जाने वाले बच्चों को देखती, पढ़ने की जिद करती। कई बार तो हम लोगों की पुरानी किताबें भी किसी बैग में डालकर पीछे टांग लेती और स्कूल जाने का कहकर घर से निकलने को दौड़ पड़ती। मम्मी पीछे भागकर उसे पकड़ लाती। वो रो रो कर बदहाल हो जाती। मुझे भी पढ़ना है, स्कूल जाकर मैम से पढ़ना है। मम्मी उसे बहला फुसला कर मनाती। टॉफ़ी चॉकलेट की रिश्वत दी जाती। बिन्नी का स्कूल में प्रवेश करवा दिया था, परंतु उसकी पढ़ाई लिखाई घर पर ही होती थी। इसकी आज्ञा प्रधानाध्यापक जी ने दे दी थी कि उसे केवल परीक्षा देने ही स्कूल आना होगा। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी क्योंकि दोनों बड़ी बहनों का जीवन तो अपने में ही व्यस्त चल रहा था। बिन्नी को पढ़ाने के बहाने मैं भी थोड़ी पढ़ने लगी थी, पर मेरी शिकायतें अब भी बदस्तूर वैसी ही आ रही थी। बड़ी बहनें जहाँ क्लास में अव्वल आती, मैं फिसड्डी जैसे तैसे पास हो रही थी। वो दोनों तरह तरह के पकवान बनाना सीख रही थी और मैं बिन्नी को समय पर दवाइयाँ दे रही थी। वो दोनों खरीदारी करती और मैं बिन्नी के साथ पिकनिक जाने की योजनाएं बनाती बिगाड़ती रहती। कभी कभार उसे आसपास घुमाने भी ले जाती। वैसे तो वो हर बात मान लेती, जिद नहीं करती, पर कभी कभी बाल सुलभ हट कर लेती, जैसे कि झूले झूलने हैं। वैसे उसकी बहुत ज़्यादा मांग कभी नहीं रही, पर बेशुमार बंदिशों से वह भी उकता जाती थी। आखिर थी तो बच्ची ही, ऐसे में अनजाने में मुझसे भी भूलें हो जाती। एक बार बिन्नी ने जिद करके आइसक्रीम खा ली। उसे ठंडा फ्रिज का खाना मना था क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने से उसे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता था। नतीजा ये हुआ कि उसे पूरा हफ्ता खांसते हुए बिताना पड़ा। उसे बारिश में भीगने का बड़ा चाव था। बारिश में मोहल्ले भर के बच्चे बाहर भीगते, छत से बहते नालों के नीचे नहाते। उसे बारिश बंद होने के बाद ठहरे पानी में कागज़ की नाव चलाकर ही संतोष करना पड़ता। गीली मिट्टी की महक को वह अपने पास सहेजना चाहती थी। बाकी बच्चों की तरह गीली मिट्टी के घरौंदे बनाना चाहती थी, पर जानती थी इसके लिए कोई अनुमति नहीं देगा। इसलिए खुले आंगन पर तने इंद्रधनुष को देखकर ही बारिशों को शुक्रिया कहना सीख लिया। बिन्नी, दवाइयाँ, अस्पताल, डॉक्टर, सारा सिलसिला लगातार चल रहा था। जीवन की इस एक रास्ता को तोड़ने का काम किया सिम्मो दीदी की शादी ने। हमारे घर की पहली शादी। बिन्नी ने पहले ही तय कर रखा था कि शादी में वो लहंगा पहनेगी, हाथों में कोहनी तक रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चोटी में बाकायदा परांदा लगाकर खूब नाचेगी। शादी की हर रस्म को उसने आगे रहकर देखा, बाकायदा पोज दे देकर फ़ोटो खिंचवाए। उन दिनों बिन्नी बहुत खुश रही। दादी कहती थी सिम्मो बड़ी किस्मत वाली है, राजकुमार जैसा सुंदर रौबीला दूल्हा मिला उसको और वो स्वयं भी परी जैसी थी। लाइटों से जगमग घर, मेहमानों के हंसी ठट्टे, पकवानों की महक, सब और नए कपड़ों की चमक गमक, नाच गाना, ढोल नगाड़े, हर तरफ एक सजीला उत्सव। मैंने मम्मी को इतना खुश कभी नहीं देखा था। इतनी सजी संवरी वो बहुत सुंदर लग रही थी। एकदम पारंपरिक शादी। नयापन था तो इतना कि शादी के लिए लड़के लड़की की कुंडली के बजाय मेडिकल रिपोर्ट देखी गई। सिम्मो दीदी और डिम्पी दीदी दोनों थैलेसीमिया माइनर थी, तो यह विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं उनकी शादी थैलेसीमिया माइनर से ना हो जाए।
बिन्नी की बीमारी ने हमारे आसपास थैलेसीमिया के प्रति लोगों को जागरूक कर दिया था। हंसी मजाक में भी कहने लगे थे कि अरे लव मैरिज की योजना हो तो पहले अपने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं की थैलेसीमिया जांच ज़रूर करवा लेना। बिन्नी के इलाज के लिए डॉक्टरों ने पापा जी को सुझाव दिया कि उसे विदेश ले जाया जाए, वह बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। मेरी दोनों दीदियाँ थैलेसीमिया माइनर थी, वो बोन मैरो दाता नहीं बन सकती थी, इसलिए मेरा जाना तय हुआ। 2-1 महीने में मेरे 10वीं के इम्तिहान थे। पापा जी ने तय किया कि इम्तिहान ख़त्म होंगे तब तक वो विदेश जाने के कागजात तैयार करवा लेंगे। इसके लिए उन्हें बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत थी। कुछ ज़मीन बेचनी पड़ी, कुछ खेत गिरवी रखे। उनके बड़े भाई ने तो साफ कह दिया कि पागल मत बन, इसके अलावा अभी 2 और लड़कियों की ब्याह सगाई का भी इंतज़ाम पास कर रखना होगा। परंतु पापा जी का कहना था कि इनके भाग में होगा तो रब जी ज़रूर कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही देंगे। क्या पता ये सब भी इनके नसीब से मिला हो, हमारा क्या है। पता नहीं पापा जी में कहाँ से इतना धैर्य आता था कि वो बिन्नी को लेकर चिंतित थे पर किसी पर अपनी चिंताएं प्रकट नहीं होने देते थे। वो एक विशाल बर्फीले पेड़ की भांति थे जिसकी बर्फ इतनी धीमी पिघलती है कि नदियों में बहाव तो बना रहता है पर उनमें बाढ़ नहीं आ पाती। एक तरह से उनका सब्र ही सबकी हिम्मत का स्रोत था। बिन्नी की तबीयत को लेकर मुझे सिर्फ उनकी बात पर ही भरोसा होता था। मम्मी तो झूठ मूठ मेरा मन रखने को ही कह देती कि बिन्नी ठीक हो रही है। पापा जी हमेशा चिकित्सकीय भाषा में तथ्य बताते जिससे मेरा विश्वास पक्का हो जाता कि उसे कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि इम्तिहान में बैठूं। मैं और बिन्नी दिन में कोई 100 बार विदेश जाने की बातें करते, उसके ठीक हो जाने की कल्पना करते, प्रार्थना करते। मैं उससे कहती तू ठीक हो जाएगी तो हम दोनों खूब झूला झूलेंगे। वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम दोनों ही नहीं कर पाई थी साथ ही पूरा करने के सपने देखते। मुझे लगता अब तो बस बैठे प्लेन में और बिन्नी के सब दर्द उड़न छू हो जाएंगे। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा का मेरा केंद्र बुआ जी के घर से 5 मिनट की दूरी पर था। जिन पेपरों में 1-2 दिन का ही अंतराल था उनके दौरान मैं बुआ जी के घर पर ही रही। बीच में 4 दिन का अवकाश मिला तो पापा जी स्वयं ही मुझे लेने आ गए। शायद वो जानते थे कि बिन्नी को देखे बिना मैं कितनी बेचैन रहूँगी। बिन्नी का बुखार नहीं उतर रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। बिन्नी पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। पिछली 2 बार से हर हफ्ते खून चढ़ाना पड़ रहा था। मेरे 2 पेपर बाकी ना होते तो मैं एक पल भी बिन्नी से दूर नहीं होती। अगले दिन मैं फिर बुआ जी के घर आ गई। बिन्नी की वही तस्वीर मेरी आंखों में रह गई जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी दर्द की नीली लहरों पर अपनी मुस्कान की परत चढ़ाने की कोशिश में गहरी सांसें ले रही थी। हर सांस में वो अपना पूरा दम लगा रही थी, जैसे कोई सांस की डोरी उससे ज़बरदस्ती छीन रहा हो। पेपर पूरा होने के बाद मैं बुआ जी के साथ अपने घर आई। मम्मी, दादी, चाचियाँ सब आंगन में बैठी थी। बुआ जी भी उनके पास ही बैठ गई। मैं भागकर बिन्नी के कमरे में गई। बिन्नी अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैं बिन्नी को ढूंढने पापा जी के पास गई। बिन्नी वहाँ भी नहीं थी। पापा जी, बिन्नी को छुट्टी नहीं मिली अब तक, कैसी है वो? आप दोनों यहाँ हैं, बिन्नी के पास कौन है? मैं एक सांस में कई सवाल पूछ गई। पापा जी जैसे बोलने के लिए शब्द ढूंढ रहे थे और कोई शब्द वह बताने में समर्थ नहीं था जो उनको कहना था। पापा जी उठो ना, बिन्नी के पास चलना है मुझे। मैंने लपक कर पापा जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। -डिग्री तापमान पर जमी बर्फ जैसे ठंडे हाथ अगले क्षण मेरे हाथ से छूट गए। मैं धम से वहीं घुटनों के बल फर्श पर ढेर हो गई। दुनिया की सारी गतिविधियां कुछ पल को ठहर गई। पापा जी ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके मन में गहन दुविधा थी कि एक बच्ची का जीवन बचाने के लिए कहीं वो दूसरे बच्ची का जीवन दांव पर तो नहीं लगा रहे। बिन्नी ने उनके मन की दुविधाओं पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा दिया। एक काश मेरे मन के आकाश पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। काश हम समय से जा पाते। कई बार अवसर चूक जाने के अफसोस के बरक्स सारे जीवन के सुकून बौने हो जाते हैं। जीवन ऐसे ही धूप छांव के रंगों से बना होता है। कभी कोई रंग धूमिल हो जाता है, कोई प्रकट। यह घर जो बिन्नी को शामिल करके ही मेरा होता था, कितना अजनबीपन पसरा था यहाँ। दादी को देखती तो मेरे कान मम्मी की वो आवाज़ ढूंढते, हेलो बेबे, तोड़े सुखविंदर दा नाम रोशन करवा लो इससे। मम्मी को देखती तो मन करता उनकी गोद में सिर रखकर बहुत देर तक रोऊं, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई। वहाँ अभी भी बिन्नी की ही महक बसी थी। कोई स्थान कितनी ही ध्वनियों, सूरतों, खुशबुओं से मिलकर जहन में अपनी जगह दर्ज करता है। उनमें से कुछ भी कम होना स्वीकारना हम कभी सीख ही नहीं पाते।
आप सुन रहे थे कहानी एक थी बिन्नी, जिसे लिखा था अनीता मांडा ने। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।